विस्तार टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी फैशन तो कभी दोस्त के रूप में जिंदगी में आता है और दुश्मन बनकर जिंदगी छीन लेता है। कभी एक कश, एक गोली, एक इंजेक्शन, कई बार इतनी सी शुरुआत पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अक्सर नशे या ड्रग्स की शुरुआत होती है बस एक बार के रूप में, और कब काश मैंने ना किया होता की कहानी बन जाती है, खुद व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। व्यक्ति जब इसे छोड़ना चाहता है तब ये नशा उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता। बस यही एक बार जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। जो नशा आज आपको कूल लग रहा है वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। जो व्यक्ति ड्रग्स की चपेट में है उसके लिए दुनिया अलग हो जाती है, क्योंकि नशा सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सपने, भविष्य और जिंदगी को भी खोखला कर देता है। पूरा प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन पर, उसके व्यक्तित्व पर, और पूरी तरह से नकारात्मक रूप से उसका जीवन बदल जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर नशे की लत में कोई व्यक्ति है, किस तरह से इस दुनिया से बाहर निकल सकता है। इस दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसका सही रास्ता क्या होना चाहिए ये विशेषज्ञ आपको दिखाएंगे। आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे कि ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव होते हैं स्वास्थ्य पर, और शुरुआत करेंगे जानकारी की ये समझने की कि ड्रग डिपेंडेंस और एडिक्शन, इस अवस्था में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों स्थितियां एक ही है, कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ड्रग डिपेंडेंट हो गया है या फिर उसे इसकी लत पड़ गई है, किस तरह का प्रभाव होता है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और उसके शरीर पर जब वो ड्रग्स की चपेट में आ जाता है, यानी ड्रग्स उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ड्रग्स कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा क्या तत्व है और किस तरह का प्रभाव करता है व्यक्ति के मस्तिष्क यानी शरीर पर। वो व्यक्ति जो ड्रग्स का सेवन कर रहा है उसे किस तरह का प्रभाव महसूस होता है जिससे बार बार ड्रग्स की ओर उसका झुकाव बढ़ता जाता है और ये एक लत में परिवर्तित हो जाता है। ड्रग में एडिक्शन यानी जो लत की प्रभाव है या अवस्था है, उसमें डोपामिन का कितना संबंध होता है, किस तरह से प्रभावित होता है, और यही वो फैक्टर है क्या जिसकी वजह से व्यक्ति एडिक्शन की ओर जाता है। किस तरह से ड्रग्स लेने के बाद शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ड्रग एडिक्शन के शुरुआती संकेत क्या हैं, यानी इसे पहचाना कैसे जाए। परिवार के लोग हों या आसपास रहने वाले, वो कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति नशे की चपेट में है या ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका है। कैसे इसकी पहचान की जा सकती है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि ड्रग्स से स्वास्थ्य पर कौन से खतरे, कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। क्या इसका दुष्प्रभाव केवल शरीर के अंगों पर होता है या किसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी व्यक्ति को घेर सकती हैं। कितना खौफनाक और गंभीर रूप हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन का जो किसी भी तरह से ड्रग्स के चपेट में आ गया है और इनका प्रभाव उस पर होने लगा है। ड्रग्स छोड़ने पर किस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स छोड़ने की शुरुआत करते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते कि कई तरह के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। वो विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं, अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में किस तरह की विधियां, किस तरह का इलाज उपयोगी और सहयोगी हो सकता है ड्रग्स छोड़ने के लिए। ड्रग्स छोड़ने के लिए उसके लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ड्रग्स का सेवन करना छोड़ देते हैं, कई बार उनमें रिलैप्स यानी दोबारा नशा शुरू करने की आदत भी देखी जाती है। किस अवस्था में रिलैप्स हो सकता है और इसे कैसे डील किया जाए। क्या अगर एक बार व्यक्ति ड्रग्स नहीं छोड़ पाता तो दोबारा प्रयास किया जा सकता है। किस तरह के कार्यक्रम और सहायता उपलब्ध है, किस तरह का इलाज उपलब्ध है, विशेषज्ञ आपको विस्तार से बताएंगे। और ये भी समझाएंगे कि नशे की लत को छोड़ने के प्रभावी तरीके क्या हैं, क्योंकि अगर सही रास्ता चुन लिया जाए तो इस चंगुल से बाहर निकला जा सकता है। ड्रग्स का नशा छोड़ा जा सकता है कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। टोटल हेल्थ में जानकारी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट और ये जान लेते हैं कि अक्सर कभी शौक कभी मजे के रूप में ड्रग्स या नशे की शुरुआत करना किस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कौन से वो तत्व हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कारण बनते हैं ड्रग एडिक्शन का।
नशा एक ऐसा खतरा है जो युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है और उन्हें कई तरह से बीमार कर रहा है। नशा जिसकी शुरुआत होती है एक शौक की तरह, फिर ये आदत बन जाता है और देखते ही देखते पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आज के समय में शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और ड्रग्स, कई तरह के नशीले पदार्थ युवाओं के बीच तेजी से फैल रहे हैं। नशे का सबसे पहला असर होता है हमारे मस्तिष्क पर। व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त प्रभावित होती है, निर्णय लेने की शक्ति चली जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, अवसाद और आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाता है। शारीरिक रूप से भी नशा बेहद नुकसानदायक है। ये हर अंग को प्रभावित करता है, अंगों को क्षति पहुंचाता है और धीरे धीरे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जिनमें HIV और हेपेटाइटिस शामिल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। नशा स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के विषय में जानकारी और जागरूकता आवश्यक है। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चे हो या वयस्क, काफी मात्रा में इसका शिकार हो रहे हैं। नशा किसी भी रूप में किया जाए, इसका हर रूप हानिकारक है। नशे की लत व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। नशे की लत को दूर करना आवश्यक है। इसके लिए काउंसलिंग और इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। आवश्यकता है तो बस प्रयास करने की। अगर आप नशे की चपेट में हैं, तो इसे दूर करने के लिए सहायता लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। से ड्रग्स को पीछे छोड़ पाना, इससे बाहर निकल पाना संभव है कैसे, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र राव, प्रोफेसर, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत स्वागत है डॉक्टर रविंद्र राव आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर मनुश्री गुप्ता, प्रोफेसर साइकेट्री, सफदरजंग हॉस्पिटल, और डॉक्टर विभा शर्मा, हेड क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। आप सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वो हम सभी से संबंधित है, क्योंकि अगर आपके आसपास भी कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, नशे की लत में है, तो आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उसे इस नशे की लत से बाहर निकालने की। उपाय क्या है, प्रभावशाली तरीके क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है 23097648, 23097671 एंड 23097655। इन नंबर्स से पहले लगाना है आपको दिल्ली का STD कोड 011 और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं विशेषज्ञों से, समस्या का समाधान ले सकते हैं। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं कि चिंता कितनी बड़ी है, खतरा कितना बड़ा है और इसके लिए किया क्या जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर राव आपसे समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए ड्रग अब्यूज की, वर्तमान स्थिति में कितनी बड़ी समस्या मानते हैं, कितना कंसर्निंग है और युवा या फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है? जी नमस्कार। अगर आप देखें कि कितनी बड़ी समस्या है देश में, कई सारे सर्वेस हुए हैं। जो हाल ही में जो सर्वे हुआ है, लेटेस्ट हमारे पास जो नेशनल सर्वे है, जिसका मैं भी टीम मेंबर रहा हूं, हमने हमारे सेंटर से मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के लिए ये सर्वे किया गया था। सारे राज्यों को हमने इंक्लूड किया था और ये देखा गया कि हमने इसमें तंबाकू का सर्वे नहीं किया, बट बाकी सारे नशों के बारे में हमने सर्वे किया, जिसमें देखा गया कि नंबर 1 जो ड्रग है वो हमारे देश में शराब है। देखा गया कि करीबन 15 से 16 करोड़ लोग हमारे देश में, उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में उन्होंने कम से कम एक बार शराब का सेवन किया है, और उसमें से करीबन 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शराब के लिए मदद की ज़रूरत है। उसके बाद जो अगला नशा है वो है भांग, गांजा, चरस, ऐसे जिसको हम कैनबिस की श्रेणी में लेते हैं। तो उसका सेवन जो है पिछले 1 साल में लोगों ने कहा, कम से कम 3% लोगों ने कहा कि हमने पिछले 1 साल में कम से कम एक बार ऐसे कैनबिस वाले जो ड्रग्स हैं उसका सेवन किया है, और जिसमें करीबन 25 से 28 लाख मरीज जो हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट या एडिक्टेड हैं।
तीसरा जो नशा है वो है अफीम और उसके साथ जुड़े हुए पदार्थ जो हैं, स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन जिसको कहते हैं, या चिट्टा। तो ये जो नशे हैं इसमें भी देखा गया कि करीबन जो है 2 करोड़ या 2% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हमने नशे के तौर पर इन पदार्थों का इस्तेमाल किया हुआ है, और करीबन 25 से 28 लाख जो है वो इसके ऊपर एडिक्टेड है। हालांकि ओपियोइड जो ग्रुप है, जिसको हम अफीम या दूसरे पदार्थ कहते हैं, उसका एडिक्शन की संख्या 28 लाख है, बट ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काफ़ी जो है अपने शरीर और मस्तिष्क पर हानि पहुंचाती है, इंक्लूडिंग बीमारियां जैसे HIV या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा जो नए ड्रग्स हैं, जिसको हम स्टिमुलेंट्स और सिंथेटिक ड्रग्स हैं, उसका भी हमने देखा कि कई जो लोग हैं उन्होंने इसका सेवन किया हुआ है। हालांकि ये दूसरे नशों के मुकाबले कम है, पर धीरे धीरे हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी ये देखा जाता है कि ऐसे जो स्टिमुलेंट्स हैं इनका सेवन ज़्यादा लोगों में किया जाने लगा है। जी, न सिर्फ आदत बल्कि फैशन या ये कहें कि स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। नशे के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग तरह से उनको लिया जाता है। डॉक्टर मनुश्री, किस तरह का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर होता है? फीलिंग क्या होती है कि उसे लगता है कि नहीं कुछ तो बात है, और मुझे 1 बार 2 बार और फिर कब आदत बनती है खुद व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। बिल्कुल सही आपने बताया है अपने दर्शकों को, पर जो मैं एक बात आपको अभी बेसिकली बताना चाहता हूँ कि हर नशे का अलग अलग स्वरूप होता है। अलग अलग नशा, जैसे अल्कोहल है, शराब है, या ओपियोइड है, हेरोइन है जो गांजा और कैनबिस से आती है, तो हर नशे का अपना अपना प्रभाव रहता है। पर एक बहुत मूल जो कॉमन इन सबको एक तार जोड़ता है, वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि एक हमारे ब्रेन में एक हाईवे होता है, रिवॉर्ड पाथवे जिसको कहते हैं, जिसका आपने जिक्र किया। जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं लाइफ में, तो एक हमारा जो ब्रेन होता है एक पीठ थपा के कहता है शाबाश। पर जो नशा होता है, किसी भी प्रकार का नशा, वो एक तरह से बहुत रिलायबल इस तरह रिवॉर्ड देता है ब्रेन को, और बहुत ओवरवेल्म कर देता है जो ब्रेन के मैकेनिज्म्स हैं। तो इसमें व्यक्ति को कई बार जो अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, उनको भुलाने में मदद मिलती है, जो व्यक्ति फील करता है। ऐसा असल में नहीं होता है, लेकिन पेशेंट्स आपको बताते हैं। जी, पेशेंट ऐसे बताते हैं। उनको एक तरह से थोड़ा सा यूफोरिया होता है, उनका जो मन होता है बेटर हो जाता है, उनको रिलैक्सेशन हो जाता है, अपनी जो एंग्जाइटी होती है, जो घबराहट होती है, उसमें कई बार कमी आती है। थोड़ी मात्रा में ये सब जो नशे हैं इस तरह के प्रभाव देते हैं, पर जो मुश्किल बात यह है कि थोड़ा जो मात्रा है वो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे नशा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आपको ओवरटेक कर लेती है। आपके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, आपके जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उनको ओवरटेक कर लेती है। तो तब जाके जो शरीर पे दुष्प्रभाव है, जिनका मेंशन आप कर रहे थे, वो हमको देखने को मिलते हैं, और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो बॉडी के सारे मैकेनिज्म्स होते हैं वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि एक्सीलरेटर तो दबा है, पर ब्रेक जो है वो फेल हो चुके हैं। जी, और ब्रेक कहाँ लगानी है ये भी व्यक्ति को पता नहीं चलता, और जब लगाई जाती है ब्रेक तो पता चलता है कि ब्रेक फेल हो चुके हैं। डॉक्टर विभा, जो पूरी टेंडेंसीज बताती हैं, किस तरह का सिनेरियो आप देखती हैं? आमतौर पर नशे की जो शुरुआत है वो कम उम्र से होती है। एक बहुत ही वल्नरेबल और सेंसिटिव पीरियड है एडोलेसेंट एज, जिसमें बच्चों को लग रहा होता है कि अब हम बड़ों की श्रेणी में आ रहे हैं। माता पिता हमें समझते नहीं, क्योंकि माता पिता के लिए हम बच्चे ही हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए कभी पीयर प्रेशर, अपने लाइफ के प्रेशर्स, कंपटीशन, या फिर मुझे शायद मेरे फ्रेंड सर्कल में एंट्री ही इसी बेसिस पे मिलेगी अगर हम उनको अपने ग्रुप का पार्ट लगे। किस तरह के कारण एक किसी भी बच्चे को, एडोलेसेंट को, या किसी भी व्यक्ति को पुश करते हैं नशे की ओर? देखिए, वैसे तो नशा किसी भी एज ग्रुप में शुरू हो सकता है, पर आप जो स्पेशल समस्या कह रही हैं एडोलेसेंट ग्रुप की या युवाओं की, वहाँ पे जैसे आपने कहा पीयर प्रेशर, साथ के दोस्तों का जो प्रेशर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो हम समाज में देख रहे हैं फ़न के लिए, पार्टीज़ में, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं जो पार्टी ड्रग कहलाते हैं, पार्टीज़ में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, युवा उसको लेते हैं एक छोटे समय के एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को भूल जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कब वो इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं उनको खुद भी पता नहीं चलता है। वहाँ उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ मिथ हैं, जैसे कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा गांजा या चरस ले लोगे,
या इसी तरह के आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस इस बेटर तरह हो के, जाएगी। जी, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, मिथ्स जो नशा फैलाने वाले लोग हैं वो लोगों के बीच में फैलाते हैं। जो आमतौर पे यंग लोग हैं या जो और दूसरे एज ग्रुप्स हैं, उनमें तनाव जैसा बताते हैं लोग एक बहुत बड़ा कारण होता है। तनाव हम सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन लोग तनाव को कम करने के लिए शुरुआत में नशा शुरू करते हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि वो इससे और कितने बड़े तनाव की तरफ जा रहे हैं, एक बड़ी समस्या की तरफ जा रहे हैं। नशा तनाव से बहुत छोटे समय के लिए उन्हें दूर ले जा सकता है। जैसे कि हम नशे से जो हमारी करंट प्रॉब्लम्स हैं उससे हमने थोड़े समय के लिए आंखें मूंद ली, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन आपकी समस्याएं वैसी की वैसी रहेंगी, ये लोग नहीं समझ पाते। कुछ लोगों में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल लोग करते हैं, उन्हें लगता है मैं सोशल सिचुएशन में बातचीत नहीं कर सकता, लोगों को इंटरव्यू नहीं दे सकता या पार्टी में जाके लोगों से बात नहीं कर सकता, तो शायद 1 या 2 ड्रिंक्स लेने के बाद मैं तो जाकर बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सोशल एंजाइटी को कम करने के लिए भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इस तरह के अलग अलग कारण हैं जो एडोलसेंट्स में और यंग एडल्ट्स में नशा शुरुआत करने के कारण बनते हैं। जी, तो कारण उन भले कारणों ही को अलग समझना हो, बहुत जरूरी है। कारण भले ही अलग हो और चाहे नशे के रूप भी अलग हो, लेकिन जहर किसी भी रूप में लिया जाए जहर ही होता है और ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई एक फाइन लाइन नहीं होती कि आज ले लिया तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा कश भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा और नकारात्मक फ़र्क डाल सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ फिलहाल प्रयागराज से, शैलेंद्र है फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं शैलेंद्र जी? हाँ, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मैं अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। अच्छा। जी, हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई जो हैं छोटे वाले, वो निकोटीन का सेवन बहुत करते हैं। अच्छा जी। निकोटीन का सेवन बहुत करते हैं और कई सालों से वो गोवा गुटखा सुपारी तम्बाकू बहुत खाते हैं वो। जी, हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाए? काफी वो जो सुपारी आजकल खाते हैं ना, देखिए उसमें पीछे नंबर भी लिखा रहता है मनोचिकित्सक का कि आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनकी पर एज उनको कितनी खुद से है कुछ शैलेंद्र मानते जी? हैं नहीं और वो आपके छोड़ना भाई भी की चाह रहे हैं, एज पर कितनी छोड़ है? नहीं पा रहे हैं। जी। क्या किया जाए मैम इसके लिए? डॉक्टर मनुश्री, क्या कहना चाहेंगे? इनके भाई हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं और किस तरह से अगर छोड़ना चाहें तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, तंबाकू को शुरू करना और छोड़ना, शुरू करने के लिए जो बैरियर होता है बड़ा लो होता है, तो लोग शुरू बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि समाज में बहुत तरह से हमने देखा है कि एक्सेप्टेबल भी है और इजीली अवेलेबल भी है। पर जहाँ छोड़ने की बात आती है उसमें कई बार तंबाकू मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत एक्सेप्टेबल है और बहुत अवेलेबल है। हर मोड़ पे आपको तंबाकू या सिगरेट बेचते हुए दुकानें दिखेंगी। तो इसको छोड़ने के लिए जो तरीके हैं और जो हमारे पास अभी विज्ञान में और साइकियाट्री में तरीके हैं, बहुत बहुत कारगर हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट अभी तक इंटरवेंशंस हैं जो कि किसी भी बीमारी को या नशे को छोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप कहीं प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाइए और साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलिए। तो इनकी दवाइयाँ भी बहुत कारगर है। इसमें क्या करते हैं कि जो तंबाकू होता है उसमें जो निकोटीन होता है, जैसा कि इन्होंने भी जिक्र किया, उसको हम रिप्लेस करने की कई पद्धतियाँ हैं। उसमें पैच लगाते हैं, निकोटीन पैचेस अवेलेबल हैं और गम्स और लॉजेंजेस अवेलेबल हैं, जिसको हम रिप्लेस करते हैं। जो निकोटीन का नशा होता है, निकोटीन को तो हम रिप्लेस कर देते हैं, बट जो उसमें हानिकारक सब्सटेंसेज होते हैं जो सिगरेट और तंबाकू में होते हैं, उनको हम दूर कर देते हैं। तो एक तरह से वो दूर हो जाता है और दूसरी दवाइयाँ भी बहुत कारगर अवेलेबल हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति का मोटिवेशन को एनहांस करने के लिए और उसकी जो सोच है उसको बदलने के लिए, कि उसको समझाने के लिए कि नशा उसको किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है, तो जो व्यक्ति की खुद की अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाती है तो वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो मेरी राय यही है कि आप ज़रूर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज और टोबैको सेजेशन क्लिनिक्स भारत सरकार ने शुरू किए हैं, बहुत जगह पे हैं ये, और मेरा मानना है कि प्रयागराज में भी कई होंगी,
जी। तो आप ज़रूर वो पता करके, इंटरनेट पे इसकी जानकारी है, आप प्लीज़ वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर राव, ड्रग्स के नशे की बात करें, जब इसको लेने की शुरुआत होती है तो व्यक्ति को एक हाई जैसा फील होता है या अचीवमेंट की स्टेट में रहता है, वो उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, या जैसा विशेषज्ञ बोल रहे थे कि जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते नज़र आते हैं। लेकिन नकारात्मक प्रभाव अगर देखा जाए, ड्रग शुरू करने के कितने समय में जो है नकारात्मक प्रभाव होने लगेंगे और शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो प्रभावित हो सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी नशा शुरू करता है तो शुरुआत में वो कई सारे कारणों के लिए, जैसे डॉक्टर विभा ने कहा, अलग अलग कारणों से लोग नशा शुरू करते हैं। उनको शुरुआत में अच्छा लगता है लेना, उनको मज़ा आता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो नशा लेना जारी रखते हैं, बाद में उनको वो जो मज़ा है वो नहीं होता है, वो बंद हो जाता है। उसके बाद नशा नहीं लेने से उनको तकलीफ़ हो जाती है, जिसको हम विड्रॉल्स कहते हैं। और इन्हीं विड्रॉल्स की वजह से या साथ साथ विड्रॉल्स के साथ साथ आपको क्रेविंग या बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, तलब जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। और ये तलब ना हो, ये विड्रॉल्स ना हो, इसके लिए उसको नशा लेना जो है वो जारी रखना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। और उसकी डोज भी बढ़ानी पड़ती है। उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जिस मात्रा में पहले वो ले रहा था, जिसमें मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, अभी वही मात्रा जो है उसके बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जिसके वजह से फिर उसको मात्रा बढ़ानी पड़ती है। नहीं लेने पे तकलीफ होती है तो लेते रहना पड़ता है। तो एक तरीके से जो साइकिल है कि मैं नहीं लूँगा तो लेना पड़ेगा, मैं लेता हूँ तो फिर मुझे परेशानी हो जाती है। तो इस चपेट में रहते हुए वो नशे के चपेट में आ जाता है और उसके लिए वो एक एडिक्शन, एक ज़रूरत बन जाती है। जी। नशा जब आप लंबे समय के लिए लेते हैं तो आपने जैसे पूछा क्या दुष्प्रभाव होते हैं, अलग अलग नशीले पदार्थों के अलग अलग तरीके के दुष्प्रभाव होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे डॉक्टर मनुश्री ने कहा, अगर आप तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं तो इसमें हमें पता है कि कैंसर जो है एक नंबर 1 एक प्रॉब्लम है जो तंबाकू पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है। सिगरेट में कैंसर के अलावा फेफड़ों में जो है वो परेशानी हो जाती है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं अगर आप लंबे समय तक सिगरेट ले रहे होते हैं, सिगरेट या बीड़ी जो है। शराब आप लेते हैं तो शराब अगर लंबे समय पे लेते हैं तो हमें पता है कि शराब का जो है लीवर के ऊपर दुष्परिणाम होता है और लीवर में लंबे समय तक लेने से लीवर जो है वो सिकुड़ जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। साथ ही साथ अल्कोहल जो है वो कई सारे कैंसर के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप हाइपरटेंशन, जो कई सारे जो कार्डियोवैस्कुलर या दिल की बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती है। और अगर आप हाइपरटेंसिव है तो अल्कोहल का रिस्क जो है हाइपरटेंशन से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर आप ओपियोइड्स की बात करें, जो स्मैक, ब्राउन शुगर, चिट्टा, ऐसे जो नशे हैं, अगर उन्होंने पन्नी पे ले लिया तो वन सेकंड फेफड़ों के ऊपर तो परेशानी है, बट कई लोग इसका इंजेक्शन से नशा करते हैं। और जब आप इंजेक्शन से नशा करते हैं तो जो साफ़ सुथरी सुई सिरिंज का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो संक्रमित रोग है वो एक दूसरे में फैल जाते हैं। HIV का एक बड़ा कारण आज के देश में इंजेक्शन से नशा करना है। और उसी तरीके से काला पीलिया या हेपेटाइटिस C जिसको कहते हैं, देखा जाता है कि हर दूसरे व्यक्ति जो इंजेक्शन से नशा करता है वो काला पीलिया से ग्रस्त है। सो ये सारी बीमारियां जो हैं उसको आ जाती है। जी डॉक्टर विभा, आपने एक बात का जिक्र किया कि अक्सर की जो शुरुआत होती है नशे की वो अपने स्ट्रेस लेवल्स को दूर करने के लिए होती है। आमतौर पर महिलाओं में या लड़कियों में भी नशे का चलन बढ़ रहा है और यहाँ पे कारण होता है कि हम मॉडर्न दिखना चाहते हैं या अपने आप को प्रूव करना है कि हम मॉडर्न हैं। कितना बड़ा फैक्टर सिद्ध हो रहा है नशे को अपनाने के लिए? जी, जैसा मैं बोल रही थी कि स्ट्रेस तो एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि वो लड़कियों में, लड़कों में, युवाओं में या किसी भी एज ग्रुप में, इवन मिडिल एज ग्रुप में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है नशे की शुरुआत या उसको मेंटेन रखने के लिए। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, लड़कियों में आजकल जो हम देख रहे हैं समाज में कि महिलाओं में जो शायद पहले कम था, हालांकि हमारे गाँवों में पहले भी हुक्का और बीड़ी का चलन महिलाओं में भी था, लेकिन अभी सभी तरह के नशे महिलाओं और लड़कियों में भी बढ़ रहे हैं। और उसका एक कारण है, जैसा आपने कहा कि फ़न के लिए प्लस फैशन के लिए हमें अपने पीयर्स को, अपने जो सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पे साबित करना है कि हम भी मॉडर्न हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं, पार्टी में आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा व्यवहार या अच्छा जो आपकी बाकी आदतें हैं उसके बजाय नशा जैसे एक कॉमन फैक्टर होता जा रहा है और वो एक दूसरे से जोड़ रहा है लोगों को,
जो पूरे समाज के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी, और अगर आपको ये साबित करना पड़े कि आपका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कितनी मॉडर्न है, तो उस पीयर ग्रुप को या जो आपका सर्कल है उसे छोड़ना ही अच्छा है। और आपको मॉडर्न दिखने के लिए अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, नकारात्मक आदतों को अपनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ड्रग्स के बढ़ते खतरे के रूप में हम बात कर रहे हैं और विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस खतरे से, इस जंजाल से, इसकी गिरफ्त से बाहर आया जा सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ड्रग का बढ़ता खतरा और कैसे पार किया जा सकता है इस खतरे को, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ और देहरादून से हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, ललित जोशी, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं युवाओं को, लोगों को इस खतरे से बाहर निकालने के लिए। बहुत स्वागत डॉक्टर ललित जोशी आपका। बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, ड्रग्स की चपेट से लोगों को बाहर निकालना, उनको एजुकेट करना, अवेयर करना। आपके पास हम कुछ जानकारी के लिए आएंगे, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, विक्रम जी हैं फ़ोन लाइन पर, महाराष्ट्र से कॉल किया है। विक्रम जी स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं उषा जी जालंधर से, उनका सवाल जान लेते हैं। उषा जी क्या जानना चाहती हैं आप? उषा जी फोन लाइन पर हो तो सवाल पूछें। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी, पंजाब में यहाँ कोई भी नशा मुक्ति खाली नहीं है, तो क्या आप मेरी कर सकते हैं दिल्ली से? सवाल दोहराएं, हम सुन नहीं पाए आपको ठीक से। मैडम, ये पंजाब नशा मुक्ति के अंदर कोई भी खाली नहीं है जी, तो क्या दिल्ली में हमारी कोई हेल्प हो सकती है? जी, अगर एरिया में नशा मुक्ति केंद्र जो है नहीं है या खाली नहीं है, शायद वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, डॉक्टर राव क्या हो सकता है अगर कहीं और से, जालंधर से कॉल कर रही हैं, वहाँ पर या तो सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि शायद वहाँ स्पेस नहीं है, वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कनेक्ट किया जा सकता है किसी भी ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर से? जी, पंजाब में खुद जैसे इन्होंने कहा जालंधर से हैं, जालंधर में कई सारे जो है सर्विसेज अवेलेबल है। वहाँ पे जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, ओपियोइड एगोनिस्ट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे साइकेट्री, अगर आप सिविल हॉस्पिटल जाए तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट अवेलेबल होंगे। तो हो सकता है कि दाखिला अभी बेड खाली ना हो, पर अगर आप जाके उनसे सलाह मशवरा करें तो ओपीडी से भी इलाज हो सकता है। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि नशे का इलाज सिर्फ आप चार दीवारी में जब तक बंद न करें या उसको सेंटर में भर्ती न करें तब तक जो है इलाज संभव नहीं है, पर ये सच नहीं है। हमारे सेंटर में उदाहरण के तौर पर हम कई सारे मरीजों को
आउट पेशेंट बेसिस पे ही ट्रीट करते हैं, जैसे आप बाकी मरीजों को आप देखते हैं, बाकी बीमारियों को इलाज करते हैं उसी तरीके से। यानी सेंटर में एडमिशन की जरूरत हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल जी। हमारे साथ ललित जोशी जी हैं, देहरादून से जुड़े हैं। ललित जी, बहुत स्वागत आपका। कई वर्षों से आप काम कर रही हैं सभी को जागरूक करने के लिए, किस तरह के प्रयास करते हैं और कैसे यूथ को कनेक्ट कर पाते हैं आप? देखिए मैम, हम लोग यहाँ पर देहरादून में, पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट में 95 ब्लॉक है। तो जो पर्वतीय जनपद हैं, विशेष रूप से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इधर बद्रीनाथ, चमोली, रुद्रप्रयाग, तो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, जैसे हमारे पैनल में डिस्कस कर रहे हैं, लगातार जो टीनएजर बच्चा है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है। और ड्रग्स में भी जैसे स्मैक है, कोकीन है, अफीम है, इंजेक्शन है, और आज ये पहाड़ों में भी घर घर जा चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे टीनएजर बच्चे हैं, विशेष रूप से जो 12 साल से लेके 18 वर्ष की बीच की जिनकी आयु है, हम लोगों ने उनके बीच में एक युवा संवाद कार्यक्रम चलाया, अलग अलग मुद्दों को लेके, नशा मुक्त भारत, विकसित भारत की नींव या विकसित भारत का भविष्य, नशा मुक्त युवा, तमाम जो यूथ डायलॉग के माध्यम से कैसे आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। मतलब एक बच्चों के अंदर ये भावना प्रेरित करने के लिए कि अगर हम अपने आप को व्यसन मुक्त रखते हैं, ये भी अपने आप में राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका होगी। क्योंकि चाहे पीयर प्रेशर कह लो, चाहे अट्रैक्शन कह लो, चाहे फैशन कह लो, चाहे डिप्रेशन कह लो, बहुत सारे कारण हैं नशा करने का। और मुझे लगता है कि अगर हमें इसको रोकना है तो इसके लिए जागरूकता, जन जागरूकता और समाज को आगे आना होगा। स्कूल कॉलेज को एज ए वॉलंटियर आना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सबको आगे आना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसी को लेके हमने सजग इंडिया के माध्यम से 2010 से इस कैंपेन को स्टार्ट किया। लगभग 1500 से अधिक स्कूलों में 8 लाख बच्चों को कनेक्ट करके एक प्रयास किया कि लोगों के बीच में एक संवाद किया जाए। उनके बीच में जिस तरह से टीबी को लेके, कैंसर को लेके, एड्स को लेके लोग बात करते हैं, उसी तरह से जब हम नशे को लेके बात करते हैं, किस तरह से हमारा फिजिकल, हमारा मेडिकल, हमारा मॉरल वैल्यू डाउन होती है, किस तरह से आज अगर व्यक्ति नशे की चपेट में है तो उसका शरीर तो खराब हो ही रहा है, उसका परिवार तो नष्ट हो ही रहा है, लेकिन समाज भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति नशे में गाड़ी चला रहा है उसी को नुकसान होगा। ललित जी, आपको आपके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। आप किस तरह से जेन जी या आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है उससे कनेक्ट करने के लिए जो नए टूल्स हैं, सोशल मीडिया है, उसका प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की। पहले तो हम फिजिकली स्कूलों में गए, क्योंकि 1500 से अधिक स्कूलों में जब हम लोग 7-8 लाख बच्चों से मिले, तो फिर हमें लगा 2016-17 में कि इन प्रोग्राम को हम यूट्यूब के माध्यम से भी डालें। तो सजग इंडिया यूट्यूब चैनल, सजग इंडिया जिसका नाम ही इसीलिए रखा गया था कि हमें केवल उत्तराखंड को सजग नहीं करना, पूरे भारत को करना है। तो उस वीडियो के जो बच्चों के व्यूज थे, किस तरह से नशा बच्चा कर रहा है या क्यों कर रहा है, उसके रीजन क्या है, तो हमने बच्चों के बीच में ही जानने की कोशिश करी। और बहुत सारी, चाहे नुक्कड़ नाटक होता है, अलग अलग एक्टिविटीज हो, उनकी वीडियोस को हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम के माध्यम से यूट्यूब सजग इंडिया में डाला, जिसमें लगभग 50 मिलियन से अधिक लोगों ने पूरे भारतवर्ष से उसको देखा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्कूल हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, जैसे हमारे डॉक्टर के पैनल ने बहुत अच्छी राय दी कि किस तरह से व्यसनों को छोड़ा जा सकता है। हम बच्चों को अगर मोटिवेट करें तो मुझे लगता है कि नशे में जाने से पहले ही उनको रोकना, उस पर डिस्कस अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रिवेंशन क्योर की भूमिका को निभाएगा। हम उनको जन जागरूकता कर सकते हैं, उसके माध्यम से बचा सकते हैं। यही कार्यक्रम हम लगातार बच्चों के बीच में कर रहे हैं। उसका आज परिणाम भी है कि बहुत सारे बच्चे जो उस समय आज से 10 साल पहले छोटी क्लासों में थे, आज कोई डिफेंस में निकला है, कोई नीट में निकला है, कोई एग्जाम में निकला है। और कई लोग जो स्टार्टिंग सिगरेट से कर रहे थे कि यार फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, 2 कस सिगरेट का लगा ले, अच्छा उस दिन पेपर गलती से अच्छा चले गया, उन्हें लगा अच्छा सिगरेट पीने से या नशा करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो वो जो मिथ अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बोला, वो भी बिल्कुल सही बात है कि बच्चों ने ये बातें बोली है कि सर वो दोस्त कहता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो हम लोगों ने जब उनके बीच में बात करी कि ये केवल एक काल्पनिक चीजें हैं, एक हैप्पी डोपामाइन, थोड़ी सी खुशी के लिए हम किस गर्त में जा रहे हैं,
उसके लिए हमने जब बच्चों के बीच में बात करी कि किस तरह से आपके माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, इस देश का सैनिक शहीद हो जाता है, वो अपने परिवार के लिए, देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या हम अपने राष्ट्र के निर्माण में, क्या हम अपने विकसित भारत के संकल्प को दोहराने की बात करते हैं, उसको बनाने की बात करते हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मुझे लगता है कि टीनेजर बच्चा समझता है अगर हम उनके बीच में इस बातों को लेके जाएं, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो माँ बाप बड़े स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर कोई व्यक्ति तो बहुत अच्छे घरों परिवार का नहीं होता है, माँ बाप लेबरी कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, कई माँ बाप जो है फौज में है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में तो हर परिवार का एक व्यक्ति फौजी है। तो जब हम उन बच्चों के बीच में ये बात करते हैं कि अगर आपके पिता को देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है, तो क्या आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को नशे से दूर नहीं रख सकते? तो इस तरह की बातें जब उनको हम मोटिवेट करते हैं तो अधिकांश बच्चा जो करने वाला होता है वो इन चीजों से दूर रहता है। बहुत ही सकारात्मक प्रयास आप कर रहे हैं और वाकई इस तरह से अगर जागरूकता फैलाई जाए तो बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसे आपने कई उदाहरण बताए हैं उन बच्चों के जिनमें स्पष्ट रूप से बदलाव आया है और उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। और माता पिता चाहे जैसे भी हों लेकिन चाहते हैं, चाहे बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो या ना हो, ये ज़रूर चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो बच्चे जो इस ओर जाने की सोच रहे हैं, पहले अपने परिवार का, माता पिता का भी ख्याल ज़रूर कीजिए। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है, गुजरात से नीरव है फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अभी जो मतलब ड्रग्स का जो मतलब नशे का सेवन है वो चिंताजनक स्तर पर बढ़ रहा है, तो मैम साथ साथ में एक इंटरकनेक्टेड चीज से देखा जाए तो मतलब जो डिजिटल कंटेंट वगैरह रहता है जो अश्लीलता को दर्शाता है, तो उससे भी मैम युवाओं में मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सारे चिंताजनक वो देखे जा रहे हैं। तो मैम वो डायमेंशन में कैसे मैम वो टच कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए? डॉक्टर विभा क्या कहना चाहेंगी? जी, ये जो कह रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए प्रिवेंशन, जैसे कि ललित जोशी जी भी बात कर रहे थे, प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है। और जो बच्चे ऑलरेडी नशे में आ चुके हैं, हमारे युवा या एडोलेसेंट्स, उनको हम ट्रीटमेंट के रास्ते पे लाएं, लेकिन जागरूकता फैलाना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, समाज में, और पेरेंट्स को जागरूक करना, टीचर्स का भी रोल इम्पॉर्टेंट है, साथ में पेरेंट्स का और बच्चों का खुद का। जैसे गेट कीपर्स ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, इसी तरह से ज़रूरी है नशे के लिए भी गेट कीपर्स हम बनाएं स्कूल्स में, समाज में, जो आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे कौन से साथी हैं जो शायद इस नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको जागरूक कर पाएँ। जैसे कि पीयर्स हेल्प करते हैं नशे की तरफ ले जाने के लिए, मुझे लगता है कि हमारे संगी साथी ही जो स्कूल में और बच्चे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। जी, पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उनको सिर्फ एक कंपटीशन की रेस में डालने की बजाय ये बताना कि आपका हेल्दी रहना, आपका खुश रहना किसी भी बच्चे का उनके माँ बाप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, ये उसके भविष्य के लिए, परिवार के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी है। इस जागरूकता को हम फैला सकें, आई थिंक वही सबसे बड़ा एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। और जब वो आते हैं तो एक मोटिवेशन बढ़ाना, जिसको कि हमारे यहाँ मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी कहते हैं। जब भी कोई पर्सन कांटेक्ट करता है नशा छोड़ने के लिए, या हमें लगता है कि ये शायद छोड़ सकता है, इसको हम प्रेरित करें, तो उसका मोटिवेशन बढ़ाने की एक प्रॉपर मैनुअल है। मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी की डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि जब तक पर्सन मोटिवेटेड नहीं है, खुद से ना चाहे, तब तक हम जबरन ज़बरदस्ती उसका नशा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल होता है जी। क्योंकि ये पूरा एक मानसिक, जैसे हम कह रहे हैं, एक मानसिक रोग या एक मानसिक बंदिश है, वो उसको रोकता है। तो मानसिक तौर पे बदलाव लाने के लिए मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी फर्स्ट स्टेप होता है, जहाँ से एंटर कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट। जी, डॉक्टर मनुश्री, किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मान लीजिए आज किसी ने संकल्प किया कि मुझे नशा छोड़ना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर विल पावर है तो हमने तो आज सोचा और आज छूट जाएगा। कितनी आवश्यकता होती है कि एक टीम वर्क के रूप में काम किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने विल पावर का जिक्र किया। बहुत से परिवार और बहुत से जो ग्रसित हैं इस बीमारी से, वो विल पावर का सहारा लेना चाहते हैं। उनको बोला जाता है कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो,
क्या तुम नशा नहीं छोड़ सकते, इसमें कितनी मुश्किल बात है। क्या हम यही सवाल एक उस व्यक्ति से करते हैं जिसको डायबिटीज़ है कि आप थोड़ा सा विल पावर बढ़ाएं तो आपका शायद इंसुलिन बढ़ जाए, या आप ट्राई हार्डर करें तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए। तो हमको इस परिवेश में देखना पड़ेगा कि ये भी किसी तरह की बीमारी है। इसका जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो इसी वजह से है क्योंकि इसको बीमारी नहीं लिया जाता, इसको इंसान की कमी माना जाता है, उसके कैरेक्टर की कमी माना जाता है। कई बार फैमिली के ऊपर कई तरह के सवाल या निशान है कि आपने अपने बच्चे को ध्यान नहीं दिया या निगलेक्ट किया या उसका ध्यान नहीं रखा। बहुत जबरदस्त। जी, स्टिग्मा बहुत ज़बरदस्त है। तो विल पावर सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ती है। आपको जो ब्रेन की केमिस्ट्री है और बायोलॉजी अगर वो समझाऊं मैं, तो जहाँ पे विल पावर की ज़रूरत है, जो विल पावर हमारा ब्रेन का हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं आगे का हिस्सा होता है, वो प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को, वही काम करना बंद कर देता है जब कोई नशे की लत लग जाती है। क्योंकि आप जहाँ पे नशे को नहीं रोक पा रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी जो आपने पूछी, इसमें मोटिवेशनल एनहांसमेंट, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सबसे प्रथम बात है कि उसका मोटिवेशन आए कि क्या वो वाकई अगले महीने या अगले 3 महीने या 6 महीने में ये सोच रहा है कि उसको नशा छोड़ना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम उससे बात करते हैं, उसके और मानसिक अवस्था को समझते हैं कि क्या कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसी बीमारी चल रही है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, जिसका अगर निवारण नहीं किया जाए तो नशे को छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो वो स्क्रीन ज़रूर कराएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक टेक होम मैसेज, कि आप डिसाइड करें कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और हेल्प सीख करें। सब आपकी आधी समस्या वहीं से दूर हो जाएगी जब आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प सीख करने की कोशिश करेंगे। और वो आपके आजकल भारत में बहुत सी जो मानसिक हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हैं कई डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि बहुत सा देश का हिस्सा हमारा ऐसा भी है जहाँ ये सर्विसेज नहीं है, पर आपके पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में या आपके आसपास शहरों में ये सर्विसेज ज़रूर अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ हेल्प सीख करें। जी, एक कॉलर दिल्ली से सुरेंद्र कुमार जी फोन लाइन पर, स्वागत आपका। पूछिए सवाल सुरेंद्र जी। हेलो सुरेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हमारा दिमाग डेली दारू पीता छूट नहीं रही, इससे बहुत परेशान है, बहुत दिनों से। किस चीज से परेशान है? शराब पीता है डेली। अच्छा, अल्कोहल छूट नहीं रही उससे। ठीक है। डॉक्टर राव क्या कहना चाहेंगे? शराब छोड़ना चाहे अगर कोई, क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे डॉक्टर मनुश्री ने कहा, मैं वहीं से आगे इसे ले जाना चाहूँगा कि जब हम इलाज की बात करते हैं तो कोई एक तरीके का इलाज कारीगर नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि ये नशा कर रहा है, इसको नशे की लत है, तो इसकी काउंसलिंग कर दीजिए डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएगा। या विल पावर की बात करी कि विल पावर अगर स्ट्रांग बनाए तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक जो तरीका है वो कारीगर नहीं होता है। आपको, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, उसकी ज़रूरत है। तो आपको शुरुआत में जब आप शराब एकदम से छोड़ देंगे तो आपको विड्रॉल्स होंगे। तो विड्रॉल्स के लिए स्पेसिफिक जो दवाइयाँ बनी हुई हैं कि शराब का अगर विड्रॉल्स है तो उसके लिए दवाइयाँ कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो वो दवाइयाँ आप शुरू करें, करवाएं डॉक्टर के पास जाकर। विड्रॉल जब कंट्रोल हो जाएंगे तो वहाँ पे इलाज ख़त्म नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने अब शराब बंद कर दी 10-15 दिन के लिए तो मेरी हमेशा के लिए छूट जाएगी, एक तरीके की ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है। ज़रूरी है कि इलाज जो है, नशा छोड़ना जितना मुश्किल है, हम अपने मरीजों को हमेशा कहते हैं नशा छोड़ना जितना मुश्किल है, नशा छोड़े रखना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने दवाई शुरू कर ली, इलाज शुरू कर लिया, या फिर आप 10-15 दिन के लिए भर्ती हो गए किसी सेंटर में, अस्पताल में, तो आपका नशा वहाँ पे छूट गया, ठीक है, बट आगे कैसे छोड़े रखें? तो इसके लिए भी दवाइयाँ आजकल काफ़ी उपलब्ध है अलग अलग नशों के लिए, तो वो दवाइयों का इस्तेमाल करें। साइकोलॉजिकल सर्विसेज की ज़रूरत है कि कैसे हम रिलैप्स से बचें, कैसे हम रिलैप्स से दूर रहें। इसी तरीके से कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स हैं, एक जिसको कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें जो लोग शराब से बाहर आए हैं तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं नशे से दूर रहने के लिए। तो ऐसे कई सारे अप्रोचेस जो है साथ में आप जब यूज़ करोगे तब फ़ायदा होता है। कोई एक तरीके का इलाज सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। जी, एक हमारे पास ईमेल है, वो ये जानना चाह रहे हैं, कमलेश जी का ईमेल है, पूछ रहे हैं कि किस उम्र में, किस एज ग्रुप में ड्रग्स की लत पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है? वैसे तो जब व्यक्ति चाहे, जब उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा तनाव है और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, वहाँ पड़ सकती है, हालांकि एडोलेसेंट एज ग्रुप में है। और क्या माता पिता से भी बच्चों में ड्रग्स की आदत आ सकती है? डॉक्टर विभा। जी, वैसे मेरे जो मेडिकल कलीग्स हैं वो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं जेनेटिकल लोडिंग है।
सब्सटेंस यूज़ में या अल्कोहल में स्पेशली, ये जेनेटिक भी हो सकता है। उसके दोनों कारण हैं, एक तो जेनेटिक होने से आपकी बायोलॉजिकल यानी शारीरिक वाले पे ज्यादा बात कर लेते हैं डॉक्टर विभा जी, मेडिकल एस्पेक्ट हम जानेंगे डॉक्टर मनोश्री से कि किस तरह दूसरा से ये है कि व्यवहार में जो हम देखते हैं, जो बच्चा घर में देख रहा है अपने फादर या मदर को या किसी बड़े भाई बहन को, तो वो एक सीखता है बिहेवियर और ये देखता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स वो किस उसमें दे सकता है, कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। और घर में अगर कोई पेरेंट्स या बड़े भाई बहन नशा कर रहे हैं तो उनका कंट्रोल भी कम हो जाता है, वो भी बच्चों का ध्यान कम रख पाते हैं। तो जिसे हम बिहेवियरल लर्निंग कहते हैं, लर्न कर सकता है बच्चा, या अगर फैमिली का माहौल इस तरीके का है तो डेफिनेटली बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, सोशली, समाज में अगर हम ऐसे में रहते हैं जहां हमारे यहाँ आसपास बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं से भी इसको सीखा जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो बहुत आसानी से प्रभाव होता है, उसको ज्यादा सीखते हैं और उनके पास अवेलेबल भी हो जाता है। जी डॉक्टर मनोश्री, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि क्या अगर पेरेंट्स में से कोई ड्रग्स का के अंडर इन्फ्लुएंस रहता है, उसका प्रभाव बच्चे पर आएगा अगर हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स की बात की जाए? जी देखिए, जेनेटिक फैक्टर्स किसी भी तरह के नशे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो पाया गया है शोध में और रिसर्च में कि 50% इनहेरिटेंस होता है लगभग। अगर आपके पेरेंट्स में से एक या दो कोई नशा लेते हैं और उसकी लत है, उसका डिपेंडेंस है, तो अगली जनरेशन में होने का जो इनहेरिटेंस रेट है वो 50% हो जाता है। मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि आप एक पौधा अगर आप सोचें, पौधे के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है उगने के लिए। एक होता है बीज, एक होता है उसका जो धरती जो सॉइल है, और तीसरी चीज़ है जो वेदर और कंडीशंस में वो उग रहा है। तो सीड जो है वो जीन्स हैं किसी भी व्यक्ति के लिए नशे की तरफ जाने के लिए। जो सॉइल है वो आपकी मानसिक जो आपकी संरचना है, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपका सॉइल है। और तीसरी चीज़ जो वेदर है वो सोशल फैक्टर्स हैं, किस एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं, कितना कल्चरली एक्सेप्टेड है, आपकी जो आप बहुत गरीबी से आते हैं या होमलेसनेस है, या किस तरह का आपका जो माहौल है, आसपास के लोग कितना नशा करते हैं। कुछ जगह हमने देखा है, कुछ शहरों में और कुछ मोहल्लों में जहाँ पे नशे का चलन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैडम ने कहा कि आपकी रोल मॉडलिंग हो जाती है, तो आपकी रोल मॉडलिंग ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स से ही हो, आपके आसपास के लोगों से, आपके पेयर ग्रुप से। पेयर ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट पेयर वो होता है जो आपकी एज के जो एडोलेसेंट होते हैं, जो आपके ऊपर एक किसी तरह का प्रभाव रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर कोई आपका दोस्त नशा कर रहा है और उसने अपने सोशल मीडिया चैनल पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, ये स्टडी है कि अगर आपका जो दोस्त है वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि उसने नशा लिया है, तो आपकी जो नशा लेने की संभावना है वो 8 गुना बढ़ जाती है उसी दिन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी ये देखी है मैंने। तो आप तीनों चीज़ें मिलके नशे की तरफ आपको ढकेलती हैं। जी ललित जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए कि किस तरह से खुद को बचाए रखना संभव हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे जो एडोलेसेंट हैं उनका ये कहना होता है कि मेरे फ्रेंड्स लेते थे, और अक्सर ये होता है कि फ्रेंड्स लिया करते थे तो उनके साथ शुरुआत हो गई। आत्म संयम, आत्म संतुलन और ये जागरूकता कि जहर कितनी भी मात्रा में हो हानिकारक ही है, इस बात को समझना कितना आवश्यक है? देखिए मैम, मुझे जो लगता है कि अगर हम लोग 2 चरणों में ड्रग्स, एक तो एडिक्टेड बच्चे हैं, एक जो जा सकते हैं जी। एक जो बच्चे अभी गए नहीं है लेकिन वो चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि किस तरह से आज सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग हो रहा है, और बच्चे अगर कोई ड्रग्स लेता है और वो उसकी वीडियो डालता है तो निश्चित रूप से दूसरे बच्चों के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, नशा जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को बर्बाद करने का करें। हम नशा अपनी समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नया करने का, ऐसा जिससे समाज आगे बढ़े, जिससे लोग प्रेरित हो, ये भी नशा है। देश के लिए बलिदान होने वाले लोग भी नशा करते हैं, वो भी एक नशा है कि उन्होंने अपना सर्वोच्च दिया, यानी कि जिससे समाज आगे बढ़े, जिससे लोग आपको याद रखे, जिससे आपका परिवार आगे बढ़े। मुझे लगता है कि वो जुनून, वो सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक नशा होता है। अगर हम गलत रास्तों में जाएंगे, अगर आज हम फैशन के लिए, टेंशन के लिए हम कहते हैं कि हम गरीब घर में, तो मुझे लगता है गरीबी ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास घोड़ा गाड़ी नहीं है।
अगर ईश्वर ने व्यक्ति को हाथ पैर दिए हैं, ईश्वर ने शरीर दिया है, तो वो जीवन में हर मुकाम को हासिल कर सकता है अगर वो व्यसनों से दूर है। अगर वो व्यसनों से दूर है तो उसका फिजिकल अच्छा होगा, उसका मेडिकल अच्छा होगा, उसकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होगी। तो मैं अपने युवा साथियों से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसी भी सिस्टम आए, कैसी भी दिक्कतें आए, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप अपने आप को फिट रखें, आप अपने आप को मजबूत रखिएगा। ऐसे लोगों की संगत कीजिएगा जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जहां नकारात्मकता है वहां से दूर रहिएगा। हो सके तो पहले उनको समझाइए, अन्यथा अपने आप को पीछे रखिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि परिवार से ही राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है। जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए ललित जी, और आपको बहुत बधाई इतने लंबे वर्षों तक इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए, जो अंधेरे में है उनको उजाले में लाने के लिए, और जो ड्रग्स का अंधेरा है इसको समाज से दूर करने का प्रयास करने के लिए। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन की, और विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस खतरे को दूर कर सकते हैं। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ड्रग्स के क्या दुष्प्रभाव हैं और कैसे इनका सामना किया जा सकता है, कैसे छोड़े जा सकते हैं ड्रग्स के नशे, ये बता रहे हैं विशेषज्ञ। डॉक्टर विभा, क्या कहना चाहेंगी हमारे यंगस्टर्स को जिनको लगता है कि एक आधी बार ले भी लिया तो क्या, जब चाहे छोड़ देंगे? कितना महत्वपूर्ण है सभी का योगदान हो जिससे जो यूथ है वो इस रास्ते पर चले ही ना? देखिए, इसके लिए तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक दो बार करके हम इसमें नहीं फंसेंगे, ये कॉन्फिडेंस भी गलत है। हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर बनुश्री बता रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर किसी बच्चे में वो फैक्टर्स पहले से हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल, तो उनके नशे में, लत में पड़ जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, इवन अगर उन्होंने एक या दो बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे लिया भी है तो सबसे आई थिंक जानकारी और जागरूकता, ये दो प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। और हमारे जो संस्थाएं हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, एम्स का तो स्पेशलाइज सेंटर है जहां से डॉक्टर राव हैं, इभास हॉस्पिटल है, बाकी और हॉस्पिटल सफदरजंग या RML या जितने भी हमारे बड़े सारे सरकारी अस्पताल हैं, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं, स्कूल और कॉलेज में भी। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, मानसिक बीमारी भी अपने आप में, मानसिक बीमारी की शुरुआत भी नशे की तरफ ले जा सकती है, और कोई और मानसिक बीमारी जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई और तनाव भी नशे का कारण हो सकता है। जी डॉक्टर रविंद्र, क्या कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? ड्रग्स का खतरा बड़ा है, कंसर्निंग भी है। अब सवाल ये है कि इसके लिए किया क्या जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अगर आप संदेश पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये जानना ज़रूरी है, जो हम लोगों ने पहले भी बताया, कि नशा जब एडिक्शन के स्टेज पे आता है, शुरुआत आपने की होगी किसी भी कारण से, बट जब आप एडिक्शन के स्टेज में आते हो तो आपके कंट्रोल से वो नशा बाहर हो जाता है, तो वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति खुद जो है कई बार कोशिश करता है कि मैं नशा कम कर दूं या बंद कर दूं, बट वो कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि नशे का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। तो ऐसे इसमें सिर्फ माँ बाप जो है अगर बच्चे को डांटेंगे
या जो है झगड़ा करेंगे, मारा पीटी करेंगे तो उससे नहीं छूट पाता है। या फिर बड़े बूढ़े जो समझाते हैं तुम छोड़ क्यों नहीं देते, छोड़ क्यों नहीं देते, सिर्फ इतना बताने से नहीं चलेगा। ये अगर एक बीमारी है, जैसे हमने बात करी कि एक हम मानते हैं कि ये क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है, लंबे समय चलने वाली मेडिकल बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इसीलिए इसको सही इलाज की ज़रूरत है। और इलाज का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपको सेंटर में 15-20 दिन, महीने, 2 महीने या 6-6 महीने भर्ती करना ये ज़रूरी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कम लोग हैं जिनको ऐसे ज़रूरी है। तो आपको इलाज दिलाना ज़रूरी है और इसको एक बीमार व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर मनुश्री, क्या कहना चाहेंगे? चुनौती तो बड़ी है, लेकिन इसको सरल कैसे बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज संदेश यही देना चाहूँगा कि जो सिविल सोसाइटी, जो हमारा समाज है और ख़ास तौर पे उसका जो यूनिट है परिवार, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वहाँ पे इंटरवेंशन अगर हम कुछ करेंगे, जैसे जोशी जी आपके कार्यक्रम में जुड़े हैं, इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो कि समाज में इसका कार्य कर रहे हैं नशे की लत को रोकने का, तो ये सराहनीय काम है। इस तरह से सिविल सोसाइटी के लोग अगर और परिवार के लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूँगा मैं, जो अभिभावक हैं बच्चों के 10, 12, 13 साल के, कि आपकी जो पेरेंटिंग है, जो आपकी पेरेंटल मॉनिटरिंग है बच्चे को लेके, आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, ये बहुत ज़रूरी है इस एज पे, खास तौर पे 10 से 13 के एज में। अगर आप उस समय निगलेक्ट करते हैं बच्चे को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करें कि बच्चे की हर गतिविधि पे ध्यान रखें, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो पेरेंटल मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। और जैसा कि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सोसाइटी के लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग एक वैक्यूम है, अगर उसको हम किसी प्रोडक्टिव पॉजिटिव चीज़ से नहीं भरेंगे तो वहाँ नशे की आमद होने की बहुत संभावना है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रविंद्र राव, डॉक्टर मनुश्री गुप्ता, डॉक्टर विभा शर्मा, आप सभी का। जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। अगली बार अगर आपको कोई कहे कि कोई बात नहीं, एक बार तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कि अक्सर नुकसान सबसे ज़्यादा वहीं होता है जहां ख़तरा दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर आप फैशन के तौर पर या ये समझ रहे हैं कि ड्रग्स या नशा करना कूल है, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सेहत चाहिए तो ये ड्रग्स को ना कहना है, यही ज़िंदगी का बेस्ट रूल है। अगर हाई में रहना है तो सक्सेस के हाई में रहिए, अच्छे विचारों का हाई बनाइए और ड्रग्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, यानी उसे ना कहिए। तभी आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जीवन भी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।